Hello friends, this is Shravan Prajapati and I welcome to all of you. Today we are going to start a new subject and one of the important and interesting subject in your commerce. ठीक है, बहुत important है as well as आपका interesting subject भी है. काफी स्कोर करना इसमें easy है इस सब्जेक्ट में अगर आपको इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से आ जाती है. ठीक है ना. 10th तक आपने क्या किया था वो सब भूल जाओ आप, क्योंकि वो आगे कोई भी काम का नहीं आने वाला. ठीक है ना. यहाँ से आपकी एक नई जर्नी है, वो फ्रेश जर्नी है, वो स्टार्ट हो रही है. तो इसको आप क्या करो, एकदम सीरियसली लेके, स्ट्रिक्टली लेके आप क्या करो, स्टडी करो. आपका 11th और 12th दोनों बेसिक होता है कॉमर्स का. अगर ये बेसिक आपका अगर स्ट्रांग हो जाता है तो आफ्टर 12th आप कोई भी स्टडी कॉमर्स में करोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी है वो नहीं आएगी. क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 11th 12th अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उनका बेसिक है वो क्या हो जाता है, वीक रह जाता है. और उसके बाद में जब वो हायर स्टडी करते हैं, लाइक ग्रेजुएशन करते हैं, बीकॉम करते हैं या फिर उनका सीए, सीएमए, सीएस वगैरह करते हैं, तो उनको क्या होता है, वहां जाके डिफिकल्टी आती है. ठीक है ना. तो हमको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सीरियसली लेते हुए अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है ना. चलो अब क्या करते हैं, आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा डे 1 है, एकदम जीरो से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. मैं मान के चलूंगा कि आपको कॉमर्स और अकाउंटेंसी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. ठीक है ना. सेकंड थिंग, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है, ठीक है ना, कॉमर्स से रिलेटेड, कुछ भी फ्यूचर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज के बारे में अगर जानना है आपको, ठीक है ना, तो आप मुझे बड़े व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. चलो सो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 3 वर्ड होते हैं. अकाउंट होता है, अकाउंटेंसी होता है, एक अकाउंटिंग होता है. तीनों वर्ड सिमिलर लगते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं. ठीक है ना. उनमें डिफरेंट है. ठीक है ना. उनमें तीनों में क्या है, फर्क है. लेकिन वो क्या डिफरेंट है तीनों में, ठीक है ना, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैं आपको आज बताऊंगा कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या है. ठीक है ना. बहुत अच्छे से समझेंगे. तो पहले मैं आपको अकाउंटिंग के ओवरव्यू देता हूं. ओवरव्यू मतलब कि एक मैप कि हम कहां कहां क्या पढ़ने वाले, एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं. तो पहले ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद में क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज को डीप में जाके स्टडी करेंगे. ठीक है. चलो स्टार्ट करें. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ओवरव्यू समझ में आ जाए. ओवरव्यू समझ में आ गया तो अकाउंट का मीनिंग ही समझ में आ गया. ठीक है ना. चलो तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, ये एक पर्सन है. ठीक है ना. ये पर्सन और ये जो पर्सन है, ठीक है ना, ये अब ये जो पर्सन है, ठीक है ना, ये जो पर्सन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिस्टर धोनी. क्या नाम है, मिस्टर धोनी. ठीक है ना. मिस्टर धोनी इनका नाम है. क्लियर है. एक पर्सन है, इसका नाम क्या है, मिस्टर धोनी. अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा. एक मैं आपको बात बता दूं, जब भी आप कॉमर्स पढ़ते हो ना, तो अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करो कि हमारा बिजनेस है और हम बिजनेसमैन है. ठीक है ना. और हमेशा बिजनेस के ओरिएंटेड सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ताकि आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो अच्छे से समझ में आएंगे. क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हम खुद पे लेते हैं तो अपने को ज्यादा समझ में आती है. ठीक है ना. चलो सो ये जो मिस्टर धोनी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं सबको मिस्टर धोनी. ठीक है. चलो सो मिस्टर धोनी क्या करते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. चलो बिजनेस बना देता हूं मैं यहाँ पे. ये इनका बिजनेस है. ठीक है ना. ये क्या है, इनका बिजनेस है. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बिजनेस. बिजनेस कोई भी हो सकता है. ठीक है ना. डीप में बाद में पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में वगैरह. ठीक है ना. आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग है तो उस पर फोकस करेंगे. जितने भी टर्मिनोलॉजी आपको डिफिकल्ट लगे तो एक बार के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेना, बाद में जाके आपको स्टेप वाइज मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी से अच्छे से बताऊंगा. ठीक है ना. चलो सो मिस्टर धोनी ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट करा. एक बिजनेस स्टार्ट करा. इनका बिजनेस यहाँ पे है. ठीक है ना. और ये यहाँ पे है, ये घर पे बैठे हैं और इन्होंने अभी क्या कर दिया, हमारा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया. ठीक है ना. तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे बिजनेस. और ये जो मिस्टर धोनी है, ये जो मिस्टर धोनी है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है ना, वो बिजनेस के क्या है, ओनर है, बिजनेस के मालिक है. तो इनको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओनर. क्या बोलेंगे, ओनर. बिजनेस के ओनर है, बिजनेस के मालिक है. ठीक है ना. चलो सो ये बिजनेस के आपके ओनर हो गए. ठीक है ना. चलो अब क्या करना है, तो अब ये बिजनेस के ओनर. ठीक है. चलो अब मिस्टर धोनी, अब होता क्या है, देखो अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको वो बताता हूं. देखो बिजनेस स्टार्ट करें. अब मुझे बताओ कि बिजनेस कोई भी क्यों स्टार्ट किया जाता है.
बिजनेस क्यों करते हैं हम, ठीक है ना, वाई वी नीड टू स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट क्यों करते हैं बिजनेस, क्यों स्टार्ट किया हमने, थोड़ा सा सोचोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। और आई डैम श्योर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा कि सर टू अचीव प्रॉफिट, प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है आप, ठीक है ना, आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत होशियार है। चलो सो आपने क्या किया, आपने बताया मुझे कि बिजनेस का स्टार्ट इसीलिए किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए, प्रॉफिट अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो यहां पर भी मिस्टर धोनी का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट अचीव करना। तो देखो ये प्रॉफिट अचीव करना इनका ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे एक डेट लेता हूं कि इन्होंने कौन सी डेट को स्टार्ट किया। देखो जब भी अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग एक सर्टेन पीरियड की होती है, जनरली वो 12 मंथ की होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक डेट देता हूं इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कब करा। तो देखो इन्होंने सपोज बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019, कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2019, और इनका अकाउंटिंग पीरियड जो क्लोज होता है 31 मार्च आएगा यहाँ पे, 31 मार्च 2020, ठीक है। ये 12 मंथ का पीरियड होता है, यहां से लगा के यहां तक, यहां इन्होंने स्टार्ट करा और इनका अकाउंटिंग पीरियड कहां पे क्लोज होता है, 31 मार्च 2020 को क्लोज होता है, ठीक है ना। जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना, जो बनाए जाते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होते हैं, ईयर बाय ईयर होते हैं, ठीक है ना। और वो ईयर कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में एंड का होता है नेक्स्ट ईयर का, जो आपका 31 मार्च आता है, नेक्स्ट ईयर जो सक्सीडिंग ईयर है उसका जो 31 मार्च आता है वहां पे क्लोज होता है, ठीक है। इसके बारे में लेटर ऑन हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, इसको अकाउंटिंग की टर्म में अगर मैं बोलूं आपको, ये जो ईयर है 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को क्लोज हुआ, ये जो 12 मंथ का जो पीरियड होता है, ठीक है ना, उसको अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है, इसको अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है, अकाउंटिंग ईयर, या इसको आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या हो गया, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ का जो पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और सक्सीडिंग ईयर का जो नेक्स्ट ईयर आता है उस नेक्स्ट ईयर के तो 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। आपको और डिटेल में बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलो तो मिस्टर धोनी ने बिजनेस स्टार्ट कब करा है, 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है ना। चलो और इनका बिजनेस कब क्लोज हो रहा है, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि ये मिस्टर धोनी है वो 1 अप्रैल से लगा के ट्रांजेक्शन करते गए, ट्रांजेक्शन करते गए। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, ठीक है ना। लेन देन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करना, जहां पे भी आपको पैसों का एक्सचेंज करना है, ठीक है ना, जहां पे मॉनेटरी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना, पैसों के बदले में या तो सर्विस ली, आपने कोई खर्चा किया, आपने कोई असेट्स लिया आपने, तो उन सबको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन, अब मैं ट्रांजेक्शन के कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, जैसे सपोज ये प्रीमाइजेस का रेंट, इसका भाड़ा पेमेंट किया शॉप का, ठीक है ना, तो शॉप का पेमेंट किया रेंट, ठीक है ना, शॉप का रेंट पे किया, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शंस। लाइक यहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनको सैलरी पेमेंट करेंगे, तो सैलरी पेमेंट, ठीक है ना। टेलीफोन का बिल पेमेंट करेंगे, सो टेलीफोन बिल। तो ये सब जो भी मैंने आपको एक एग्जांपल्स दिए हैं, 3 एग्जांपल, ये क्या है, ट्रांजेक्शंस है। तो ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब जो हमें फायदे होते हैं सारे, ठीक है ना, जो हमारी रिसिप्ट होती है, मेन इनकम होती है, ठीक है ना। सो ग्रॉस रिसिप्ट के बारे में भी आपको डीप में बताऊंगा आगे जाके टर्मिनोलॉजी करके, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो गए, आपके ट्रांजेक्शंस हो गए, ठीक है ना। तो अब ये ट्रांजेक्शन करता गया, जब भी टाइम आया तो रेंट का पेमेंट किया, जब भी टाइम आया तो सैलरी का पेमेंट किया, जब भी टाइम आया तो टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, और भी दूसरे भी खर्चे होते हैं जैसे वेजेस का हो गया, ठीक है ना, कुछ काम आया तो वेजेस वगैरह का खर्चा हुआ, इसका फ्रेट का खर्चा हुआ, इसका भाड़ा वगैरह आने जाने का, ठीक है ना, परचेज सेल हुए इसके, ठीक है ना, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है, तो काफी सारे स्टेशनरी परचेज की, तो ये सारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब इन्होंने किए पूरे साल भर में, ठीक है ना। चलो अब हुआ क्या, जब 31 मार्च आया,
जब 31 मार्च 2020 आया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया मिस्टर धोनी को 1 ईयर कंप्लीट हो गया। और जब 31 मार्च 2020 आया तो मिस्टर धोनी क्या बोलते हैं कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो काम किया है 1 साल भर वो मेरे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूं, बिजनेस को कंटिन्यू करूं। अगर नहीं हो रहा है तो या तो मैं उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करूं, ठीक है ना। तो ये सब मुझे डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन कब ले पाऊंगा, जब मुझे यहाँ पे जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020, वहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक प्रॉफिट का अमाउंट मिले, ठीक है ना। मैंने जो भी काम किया है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करे हैं, उसका मुझे क्या मिल जाए, यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मिल जाए तो कैसे मिलेगा प्रॉफिट, मुझे बताओ। अगर आपने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखा होगा तो आपको कैसे प्रॉफिट का पता चलेगा। आपने टोटल कितना कमाया, उसमें से कितना खर्चा करा, ठीक है ना, वो कैसे पता चलेगा जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा तो, ठीक है ना। तो क्या करें, जरूरी यहाँ पे हो जाता है कि हम क्या करें, हम इनका एक रिकॉर्डिंग मेंटेन करें। हम क्या करें, इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। क्या करें, एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। मतलब जब भी आपने रेंट पे किया उसको लिखो, जब भी सैलरी पे किया उसको लिखो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जो भी पेमेंट किया उसको लिखो, परचेज किया लिखो, सेल किया लिखो, ठीक है ना, सब कुछ लिखो। तो क्या हुआ, तो अगर मैं लिखूंगा तो लास्ट में जब 31 मार्च 2020 आएगा तो एट दैट टाइम मेरे पास सारे खर्चे लिखे हुए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सारे खर्चों को एक साइड करूंगा, इनकम को एक साइड करूंगा, इनकम में से खर्चे माइनस कर दूंगा, तो बोलो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा ना, प्रॉफिट मिल जाएगा ना। चलो अब एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज ये जो है, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर्स है और जो ट्रांजेक्शन है। तो देखो सबसे पहले सपोज इनकम मतलब जैसे सेल्स हो गया आपका, ठीक है ना, सेल्स से इनकम होती है मेन। तो चलो इनकम कितनी हुई पूरे साल भर, महेंद्र सिंह धोनी ने 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट जो बिजनेस किया था, 31 मार्च 2020 को जो एंड हुआ है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने कितना इनकम कमाया, कितने पैसे कमाए, ठीक है ना। तो देखो कितने कमाए उन्होंने। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 5,60,000 कितना अर्न किया, 5,60,000 इन्होंने इनकम कमाया। सपोज आप सेल किया सामान, ठीक है ना। चलो इसमें से कुछ खर्चे भी आए होंगे, तो एक्सपेंसेस सारे खर्चे में एक साथ लिख दिए, इसमें कंबाइंड है सब, ठीक है ना। ये सारे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ कंबाइंड है। और मान लेते हैं कि पूरे साल भर में इसको टोटल एक्सपेंस कितना आया, टोटल एक्सपेंस आया 3,60,000, ठीक है ना। तो बोलो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कमाया इतना था, इसमें से इतना खर्चा कर दिया, तो बोलो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, इसमें से माइनस कर दो ना, 5,60,000 माइनस 3,60,000, तो बोलो कितना आया, 2 लाख रुपीज आया। 2 लाख रुपीज आया, मतलब कि 2 लाख रुपीज का इसको प्रॉफिट हो गया। 2 लाख रुपीज का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो होते हैं ना, ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है ट्रांजैक्शंस। क्या बोले जाते हैं, ट्रांजैक्शंस। तो देखो ट्रांजैक्शंस, इनको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। ये जो है ये सब क्या है, आपके ट्रांजैक्शंस है, ठीक है ना। और ये जो प्रॉफिट आया, इसको मैं बोलूंगा कि जो मैंने ये ट्रांजैक्शन करे थे उसका रिजल्ट है, जो मैंने ट्रांजैक्शन किए थे उसका रिजल्ट है, परिणाम है ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो क्या है, रिजल्ट है, जो हमने काम किया। तो ये रिजल्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस रिजल्ट को हम अकाउंटिंग में बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं, ठीक है ना, इवेंट किसको बोलते हैं, और अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर किसको बोला जाता है, ठीक है ना। और आपका प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। बिजनेस का ओनर कौन होता है, बिजनेस कौन होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अब मुझे बताओ कि ये सब, ये मेरे को कैसे पता चला, ये इनकम इतना है, ये एक्सपेंस इतना है, प्रॉफिट इतना है, कैसे पता चला, जब मैंने इनका एक सिस्टमेटिकली क्या करा होगा, एक रिकॉर्डिंग करा होगा। अगर मैंने इन ट्रांजेक्शन्स को अगर इस पे सिस्टमेटिकली अगर रिकॉर्ड करके रखा है तो मुझे ये सब मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा तो मैं प्रॉफिट इजीली क्या कर पाऊंगा, फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो आप रिकॉर्ड को यहाँ पे मेंटेन करते हो, जो आपने ट्रांजेक्शन करे बिजनेस में, जो ट्रांजेक्शन आपने बिजनेस में करे हैं, उनको आप रिकॉर्ड में मेंटेन करोगे, उनको लिख के रखोगे, और लिख के रखने में उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखना पड़ता है, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखना पड़ता है। तो बस इसी प्रोसेस को, ये ट्रांजेक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिकली मैनर में, उसी को क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे।
सो अकाउंटिंग इज नथिंग बट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिकली मैनर में। सिस्टमेटिक मैनर क्या होता है अभी थोड़ी देर के बाद में आपको पता चल जाएगा जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करके रखना है, लेकिन एक सिस्टमेटिकली मैनर में, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग बोलते हैं। मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना। आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है ना, इसको लिख के रख दो और उसके बाद में अच्छे से एक बार वापस से गो थ्रू कर लो। फिर हम क्या करते हैं इसका स्टेप वाइज का अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है वो हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप आप लोगों ने अभी नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी क्या करते हैं वही अकाउंटिंग का जो मीनिंग मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया था उसका क्या करते हैं हम एक स्टेप वाइज और डेप्थ में जाके उसका क्या करते हैं मीनिंग है वो समझते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से अटेंशन पे करो, ठीक है। चलो, सो मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूं, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस एक हेडिंग देता हूं क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना स्टेप उसको हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जो हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले यहां पे हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, देखो स्टेप नंबर वन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ट्रांजेक्शंस। तो देखो आपको क्या करना है, पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। अब ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने का मतलब ऐसा है कि देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका एक बिजनेस, ठीक है ना, और एक जो महेंद्र सिंह धोनी थे उनका खुद का घर, एक तो बिजनेस है उनका और एक उनका खुद का घर होम, ठीक है ना। ये बिजनेस और ये होम, ठीक है ना। अब एक तो यहाँ पे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है और एक इसके घर पे भी तो ट्रांजेक्शन होते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बिजनेस की शॉप का रेंट, ठीक है, और एक घर का भी अगर सपोज घर है वो हायर पे है, ठीक है ना, रेंट पे है, तो घर का भी तो रेंट होता है, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे बताओ ट्रांजैक्शन तो ये भी है जो बिजनेस में हुआ है, रेंट का पे किया, बिजनेस के रेंट का पे किया तो ये भी ट्रांजैक्शन है, और ये घर का रेंट पे किया उसका भी तो क्या है ट्रांजैक्शन है। तो मुझे बताओ हमारे लिए कौन सा काम का रहेगा। देखो हमने प्रॉफिट जो भी एग्जांपल लिया था उसमें प्रॉफिट किसका फाइंड करना है, बिजनेस का करना है कि महेंद्र सिंह धोनी के घर का करना है, बिजनेस का करना है ना। तो ऑब्वियसली हमारे लिए यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो कौन से रेलिवेंट होंगे, जो बिजनेस के, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो रेलिवेंट होंगे और ये जो घर के ट्रांजेक्शन है उनको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे ये जो रेंट आपने पे किया है, ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या बोलूंगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलूंगा बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इसको मैं बोलूंगा पर्सनल ट्रांजेक्शन। क्या बोलूंगा, पर्सनल ट्रांजेक्शन, ये मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे आपका काम का कौन सा है, तो काम का मेरा ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा और इसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको देख के पता करो कि वो बिजनेस का है या फिर घर का है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन है या पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अगर वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो हमारे लिए रेलिवेंट है, और अगर वो घर का ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन है, तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू, जो ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई करा है कि वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, जो आपने ट्रांजेक्शन है वो आइडेंटिफाई करा कि वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करो मेजरमेंट इन मनी, मेजरमेंट इन मनी।
यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई करा है कि रेंट पेड बिजनेस में जो हुआ उसको आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला, ठीक है, ये क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। अब इसको चेक करो नेक्स्ट स्टेप में कि क्या इसको मॉनेटरी टर्म में इसको मेजर कर सकते हैं या नहीं, यानी उसको रुपए पैसों में अमाउंट में उसको हम मेजर कर सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली रेंट का जो आपने पेमेंट किया होगा तो वो कुछ अमाउंट में होगा, जैसे 10,000 का पेमेंट 15,000, 50,000, 40,000 वट एवर अमाउंट में होगा, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी होगा। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, जो मॉनेटरी टर्म में, जो मनी में मेजरेबल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। घर वाले तो यहां से आउट हो गए तो इसको आगे लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ये जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन थे, ठीक है ना, यहां पे मैं दो आपको ट्रांजेक्शन देता हूं, ठीक है ना। एक तो रेंट पेड रुपीज, सपोज, ठीक है ना, 25,000। रेंट कितने का पे किया बिजनेस का, 25,000 का, ठीक है ना। चलो, और दूसरा एक और ले लेता हूं मैं एग्जांपल, ठीक है ना। सपोज वेजेस पेड रुपीज, सपोज 5,000। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है ना, लेबर, जो मजदूरी काम की होगी। हो सकता है कि गुड्स को अनलोड करने के लिए या फिर लोड करने के लिए हमने क्या किया होगा, लेबर को हायर कर रखा होगा, और हायर का जो चार्ज होगा लेबर का, उसको क्या बोलेंगे, वेजेस, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज में मजदूरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्कर होंगे, जो मजदूरी दी होगी उनको, उसको क्या बोलेंगे, वेजेस, ठीक है ना। चलो, सो रेंट का पेड मैंने आपको 25,000 बोला और एक वेजेस पेड बोला कितने का, 5,000। दोनों को अमाउंट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, दोनों को अमाउंट में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भी अमाउंट में, ये भी अमाउंट में। तो इन दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि दोनों का मॉनेटरी वैल्यू है, दोनों को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो समझ में आया कि सबसे पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर वो है तो उसको मनी के टर्म में मेजर करो, अगर वो मनी के टर्म में मेजर हो सकता है तो आपके लिए वो काम का है, अदरवाइज उसको क्या करो, यहां से आउट करो, ठीक है ना। चलो सर, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो मनी में मेजर नहीं हो सकते, लाइक जैसे ए एंड बी, दो आपके एम्प्लॉय हैं, ए एंड बी दो एम्प्लॉय है, ठीक है ना, और उनको क्या करा, कमीशन बेसिस पे रखा है आपने, क्या रखा है, कमीशन के बेस, जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको सैलरी है वो देंगे, ठीक है, या कमीशन देंगे। हुआ ऐसा कि मिस्टर बी है वो बीमार पड़ गया, 2 दिन है वो बिजनेस में नहीं आया, ठीक है ना। तो जो ए ने क्या किया कि बी का जो काम होता था वो भी उसने ओवर टाइम बैठ के क्या किया, बी का काम भी कर लिया। तो बी ने क्या की, बी की हेल्प किसने की, ए ने की। तो ये जो ए ने बी की हेल्प की है, ठीक है ना, तो बिजनेस को तो फायदा ही हुआ ना, उनका काम नहीं रुका, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, जो ए ने बी की हेल्प की है, तो उसको क्या हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, उसका क्या मॉनेटरी टर्म में कोई वैल्यू है या नहीं, उसका कोई मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने जस्ट हेल्प की है, ठीक है ना। जो इस तरीके की नेचर होती है, जो हेल्प वगैरह के, ठीक है ना, काइंड नेचर के होते हैं, उनका कोई भी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं होता। तो शॉर्ट में समझो, जिनका मनी के टर्म में कोई वैल्यू होता है, ठीक है ना, जिनको मनी के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी के ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। चलो, सो यहाँ पे दोनों का मॉनेटरी टर्म दिख रहा है आपको, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे, ठीक है ना। सो मनी, ठीक है ना, मनी आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। चलो, अब हमारा आता है स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस, तो देखो आपको क्या करना है, अब जो ट्रांजेक्शंस आपने करे हैं ऊपर, ठीक है ना, जो आपके 2 स्टेप में क्वालिफाई हो गया, जो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसको मनी में भी मेजर कर सकते हैं, अब क्या करना है, थर्ड स्टेप पे उसे लिखना है, ठीक है ना। देखो मैं आपको अभी यही एग्जांपल आगे लेता, देखो जैसे ये दोनों थे, क्या क्या था आपका, रेंट पेड था और आपका वेजेस पेड था। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, देखो बिजनेस, ठीक है, और ये 2 एक्सपेंडिचर, सपोज ये रेंट का पेमेंट, कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि रेंट का पेमेंट हुआ, ठीक है ना, रेंट पेड सपोज 25,000 वो का वो लेता हूं, ठीक है ना, और ये वेजेस, ठीक है ना, वेजेस पेड,
₹5,000। ठीक है ना। चलो अब ये जो है ये सब मंथली है, ठीक है ना, मतलब फ्रीक्वेंटली है वो खर्चा होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही 25,000 खर्चा हो गया, ठीक है ना। 25,000 महीने का है, इस तरीके से आप मान के चलो। वेजेस है वो एक टाइम 5,000 पेमेंट करेगी, ठीक है ना। ऐसे 365 डेज में पूरा अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ में 365 डेज होता है। तो ये मैंने कितनी बार ट्रांजेक्शन करे होंगे, ठीक है, कितनी बार वेजेस पेमेंट करा होगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल टाइम का है, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, अब मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। इसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करने के लिए कहां पे रिकॉर्ड करूं, तो एक इसको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सपोज देखो, सपोज जैसे ये मेरी बुक है, ये मेरी क्या है, बुक है। इस बुक को मैं लूंगा, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करा बुक लिया मैंने, पहले ट्रांजेक्शन चेक किया कि वो मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है या नहीं है, मनी में मेजरेबल है या नहीं है, दोनों क्वालिफाई हो गए। अब मैं लिखूंगा, तो नोटबुक खोलूंगा, नोटबुक में यहाँ पे लिखूंगा कि सैलरी इतने का पे किया, रेंट इतने का पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ठीक है ना। इस तरीके से मैं स्टेशनरी का खर्चा, इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो एक स्पेशल बुक में कर रहा हूँ। अगर आपको पता होगा कभी आप पुरानी जो शॉप वगैरह है, ठीक है ना, उनमें अगर गए हो तो आपको पता होगा एक रेड कलर का जो कवर होता है उसके ऊपर, ठीक है ना, वो जो मोटी सी बुक होती है, बड़ा सा रजिस्टर होता है, उसी में रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना। ये ओल्ड टाइम की बात है, अभी तो सब कंप्यूटराइज होता है, ठीक है ना। तो ये जो बुक होती है, जो रेड कवर वाली आपने देखी है, वो बड़ा सा रजिस्टर जो होता है, चौपड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हिंदी में। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको एक स्पेशल बुक बोलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। चलो, और हाँ, ये ट्रांजेक्शन को एक बार में नहीं होगा। जैसे रेंट 12 महीने, तो यहाँ पेमेंट किया तो इस तरह आ जाएगा। फिर डे बाय डे हम लिखते जाएंगे, इसमें डे बाय डे क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रेंट की एंट्री बहुत बार हुई होगी, इसमें वेजेस भी आया होगा, सैलरी भी आया होगा, ठीक है ना, स्टेशनरी भी आया होगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे खर्चे जो इसमें आपके रिकॉर्ड हुए होंगे, ठीक है। चलो, सो अब क्या करना है, अब इसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड के लिए मैं एक बुक बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, एक बुक बनाता हूं। तो देखो, बुक बनाता हूं, ये मैंने बुक बना दी, ठीक है ना, ये मैंने क्या बना दी, एक बुक बना दी, ठीक है ना। चलो, अब ये मैंने बुक बना दी, ठीक है ना। इस बुक में मैं क्या करूंगा, इनको रिकॉर्ड करूंगा। तो देखो, मैं पहले रेंट को रिकॉर्ड करता हूं। रेंट जब जब पेमेंट होगा, स्टार्टिंग से डेट के, मतलब फर्स्ट डे से लगा के एट दी एंड ऑफ द ईयर तक, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे 12 मंथ में, 12 महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो रेंट को मैं लिखता जाऊंगा। जैसे जैसे जिस डेट को होगा उस डेट वाइज लिखता जाऊंगा। वेजेस का ट्रांजेक्शन भी जैसे जैसे हुआ, पेमेंट हुआ, मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने रेंट का पेमेंट किया, यहाँ पर रेंट का पेमेंट, यहाँ पर रेंट का पेमेंट, यहाँ पे रेंट, और यहाँ पे भी रेंट, इस तरीके से मैं लिखता गया, ठीक है ना। अब वेजेस का भी तो पेमेंट हुआ, तो मैं यहाँ पे वेजेस को भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, वेजेस के लिए मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख देता हूँ, डब्ल्यू लिख देता हूँ, ये भी डब्ल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे भी डब्ल्यू, और यहाँ पे भी डब्ल्यू। ये सब वेजेस के खर्चे मैंने पेमेंट किए, जो लिखता गया मैं इस नोटबुक में, ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल है, इसलिए 2 ही मैंने लिए, ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या करा, मैंने रिकॉर्ड किए दोनों ट्रांजेक्शन, जो ये था बिजनेस ट्रांजेक्शन और जो मनी में मेजरेबल था, उसको मैंने क्या कर दिया, थर्ड स्टेप पे आके नोटबुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड किया मैंने। जो रिकॉर्ड में करता हूं, जिस बुक में करता हूं, जो मैं रिकॉर्ड करता हूं, एक स्पेशल बुक में करता हूं, और स्पेशल बुक का नाम क्या है, स्पेशल बुक का नाम है जर्नल। अकाउंटिंग की टर्म में क्या है, जर्नल। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल बुक को जर्नल बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो, इसको हम बोलेंगे जर्नल। तो देखो, जर्नल, इसको क्या बोलेंगे, जर्नल, ठीक है। तो ये जर्नल है, या जर्नल बुक भी बोल सकते हो, ठीक है ना, जर्नल बुक। ये कौन सी बुक है, जर्नल बुक, ठीक है। चलो, तो 3 स्टेप आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब हो जाते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, स्टेप नंबर 4 बोलता है क्लासिफिकेशन of the transaction।
जो ट्रांजेक्शन है उसका क्लासिफिकेशन करो। जो आपने इस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है ना, जो आपने इस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनको आप क्या करो, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई करने का मतलब ऐसा है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नोटबुक है, ठीक है ना, ये आपकी जर्नल बुक है। इस जर्नल बुक में आपने बहुत बार क्या किया, ये सारे ट्रांजेक्शन लिखते गए डे बाय डे। अब 365 डेज होते हैं पूरे साल भर में, 12 मंथ के पीरियड में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब 365 डेज में अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो बोलो दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे परचेज है तो परचेज और सेल के दिन में पता नहीं कितने जो है अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब 100 या इस तरीके से 1000 है, जैसा आपका बिजनेस है उतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। तो होता क्या है, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और इसी तरीके से 365 डेज में तो और भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है ना। तो पता करना मुश्किल भी हो जाएगा कि मैंने रेंट का टोटल पेमेंट कितना हुआ। जब ईयर एंड होगा तो मुझे पता करना है कि मेरा टोटल रेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, मेरा सैलरी के ऊपर कितना खर्चा हुआ, मेरा स्टेशनरी के ऊपर कितना खर्चा हुआ, ठीक है ना, मेरा टेलीफोन बिल का बिल कितना आया टोटल मिला के पूरा 12 महीने में, ठीक है ना। फिर तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, हर एक खर्चे का, हर एक ट्रांजेक्शन का मुझे एक टोटल अमाउंट चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। तो मैं उसको इंप्रूव अगर करने का पॉसिबल हो तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ, उसको इंप्रूव करता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक खर्चे का मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक टोटल अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस बुक में से जो जो सेम नेचर के हैं, यानी कि जैसे सब सपोज रेंट की जितनी भी एंट्री है, इसमें रेंट का जितना भी नाम लिखा है, ये रेंट रेंट रेंट, इसको क्या करता हूँ एक साइड में लिख देता हूँ, रेंट रेंट सब एक साइड लिख देता हूँ, वेजेस वेज एक साइड लिख देता हूँ, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जो बुक है मैं वापस से बुक बना देता हूं इधर, ठीक है ना, ताकि इजी रहे समझना। देखो मैं यहाँ पे वापस से बुक बनाता हूं, छोटी सी बुक बनाता हूं, ये बुक बना दी मैंने, ठीक है ना। और यही की यही एंट्रिया मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये का ये यहाँ पे लिखा, और ये डब्ल्यू भी लिख देता हूं मैं वेजेस की, ठीक है ना। चलो ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना, पूरी बुक यहां पे बना दी। अब ये जो आपने जर्नल बुक में जो ट्रांजेक्शन करे हैं, जो जर्नल बुक में आपने ट्रांजेक्शन करे हैं, उसको क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, ठीक है ना। तो क्लासिफाई करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखो ये जो रेंट है, इस रेंट को आप इधर लिखो, इधर लिखो, ठीक है ना, इधर लिखो। ये रेंट इस तारीख का इतना, इस तारीख का इतना, इस डेट का इतना, इतना इतना, इस तरीके से आप क्या करोगे, रेंट को लिखते जाओगे एक जगह पे। पूरे बुक में रेंट की जितनी भी एंट्री है डे वाइज, डेट वाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, एक ही जगह पे लिखोगे, ठीक है ना। इसको वैसे तो बोला जाता है रेंट अकाउंट। अब ये और डिटेल में जाके पढ़ेंगे जब एक टॉपिक आएगा, लेजर करके आएगा, ठीक है ना। चलो लेजर पोस्टिंग, चलो तो ये क्या हुआ, मैंने रेंट की सारी एंट्री यहाँ पे कर दी, ठीक है ना। और मैंने सिमिलर मैंने वेजेस के लिए भी काम करा, और वेजेस के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया, काम करा। तो देखो वेजेस के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, वेजेस की भी एंट्री मैंने डेट वाइज क्या कर दी, लिख दी, जो पूरे 12 मंथ थे, स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2019 से लगा के 31 मार्च 2020 तक, ठीक है ना। ये का ये और ये का ये मैंने यहाँ पे वेजेस अकाउंट है वो बना दिया, बराबर है, ठीक है ना। और डीप में जब चैप्टर आएगा लेजर तो आपको बताऊंगा। तो ये लेजर रेंट की मैंने सारी एंट्री यहाँ पे दे दी, वेजेस की मैंने सारी एंट्री क्या कर दी, यहाँ पे दे दी, ठीक है ना। तो इसको बोलता है क्लासिफिकेशन। और ये जो मैंने काम किया है, ये जो मैंने काम किया है, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग की टर्म में, अकाउंटिंग की टर्म में इनको बोला जाता है लेजर। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनको क्या बोलेंगे हम, लेजर बोलेंगे, ठीक है ना, लेजर, लेजर क्या बोलेंगे, लेजर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इनको बोलेंगे हम लेजर, ठीक है ना। अच्छे से स्पेशल टर्म है, ठीक है ना, अच्छे से आपको याद कर लेंगे। लेजर पूरे चैप्टर है, डीप में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, लेजर। जो जर्नल बुक में लिखे थे ट्रांजेक्शन, उनको हमने क्लासिफाई किया है, सेम काइंड के ट्रांजेक्शन को सेपरेट किया है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम लेजर बोलते हैं। ये लेजर है, ये भी लेजर है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में सर लेजर भी बना दिया, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर आपका आता है स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 बोलता है कि समराइज करो, समराइज करो आप, ठीक है ना। तो देखो समराइज यानी कि समराइजेशन
ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करो, आप समराइज करो। समराइज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो आपने क्या करा होगा, ये जनरल बुक में से सारे ट्रांजेक्शन, रेंट का, वेजेस का, सैलरी का, ठीक है ना, स्टेशनरी का, ठीक है ना, परचेज का, सेल का, इस तरीके से आपने सारे अलग अलग कर दिए। अब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे समरी करनी है। समरी का मतलब कि टोटल सेल कितना है, ठीक है ना। मैं आपको पहले यहां बताता हूं कि समरी में आपको क्या क्या चीजें बनानी है। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या बनाना है मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें आपको एक बनाना है स्टेप, पहली चीज आपको बनानी है दैट इज ट्रायल बैलेंस। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस। दूसरी चीज आपको इसमें बनानी है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद में आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और चौथी चीज आपको बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब ये क्यों बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। और ये सब समरी है, समराइजिंग के स्टेप पे ये 4 चीजें आपको बनानी है। और ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बना रहे हैं, ठीक। ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, ये जो मैंने लेजर बनाए होंगे यहां से मैं निकालूंगा, इसका पूरा टोटल करूंगा। टोटल रेंट का खर्चा कितना है पूरे साल भर का, टोटल वेजेस का खर्चा कितना है, टोटल स्टेशनरी का कितना है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना है, टोटल वेजेस का कितना है, ये टोटल अमाउंट निकालूंगा और टोटल अमाउंट को एक पेज पे लिखूंगा, ठीक है ना। टोटल सैलरी, टोटल रेंट, ठीक है ना, टोटल वेजेस, स्टेशनरी, आपका सेल, ठीक है ना, परचेज, इस तरीके से लिखता जाऊंगा। उसको क्या बोलूंगा, उसी को मैं बोलूंगा, जहां टोटल अमाउंट लिखूंगा मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं ट्रायल बैलेंस बोलूंगा। पूरा चैप्टर है, डीप में जाके और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। चलो तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट पता चलेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का आपको क्या पता चलेगा, टोटल अमाउंट, टोटल वेजेस कितना है, टोटल रेंट कितना है पूरे साल भर का, वो पता चलेगा कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें एक ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली होता है कि आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। जैसे कि सेल में से परचेज माइनस कर दो, ठीक है ना, और परचेज से रिलेटेड खर्चे माइनस कर दो, तो आपको जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। डीप में जाके पढ़ेंगे, पूरा फाइनल अकाउंट करके हमारा एक टॉपिक है, ठीक है ना, डिटेल में जाके वहां पे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन जो ऊपर जीपी हमने कैलकुलेट किया था, क्या किया था, सेल में से परचेज माइनस कर दिया तो जीपी मिल गया। वो जीपी में से दूसरे खर्चे भी तो होते हैं, लाइक ऑफिस का रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना, तो वो भी तो खर्चे हैं, तो उनको भी तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमको करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा ना, नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता है, हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। सो नेट प्रॉफिट, क्लियर है। नेट प्रॉफिट यानी दूसरे खर्चे भी जो भी है वो सारे खर्चे लेस करने के बाद में हमें फाइनली एक प्रॉफिट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। डीप में पढ़ेंगे हम, पूरा फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। चलो अब सर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो देखो बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले बैलेंस शीट में आता क्या, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। बैलेंस शीट में 2 चीजें आती है, एक तो बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, बिजनेस के पास लायबिलिटी कितनी है। तो कोई भी बंदा देखेगा तो उसको पता चलेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सामने एसेट्स कितनी दिख रही है और अगेंस्ट में ड्यूज कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है ना। चलो सो बैलेंस शीट क्या करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो शो करता है, कौन, ये आपका बैलेंस शीट, ठीक है ना। सो बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो देखो समराइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन में 4 चीजें बनानी है। एक तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, जहां पे क्या पता चलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट पता चलेगा, ठीक है ना। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट पता चलेगा, और बैलेंस शीट में क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। चलो ये जो होता है ना, ये जो 3 चीजें हैं, ठीक है ना, ये जो 3 चीजें हैं इनको हम अकाउंटिंग के टर्म में, ठीक है ना, बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, या फिर इनको हम एनुअल अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एनुअल अकाउंट,
ठीक है ना, क्योंकि ये साल में एक बार बनते हैं, जब ईयर एंड आता है 31 मार्च उस डेट को हम ये बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला, फाइनल अकाउंट, जो फाइनल में जाके बनते हैं, लास्ट में जाके बनते हैं, ठीक है ना। सो फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, पूरा चैप्टर है, डीप में जाके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। फिलहाल जितना मैंने समझाया उतना ओवरव्यू आप एक बार ले लो, ठीक है। चलो, सो ये समराइजेशन हो गया, ये देखते ही सबको पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट कितना है, बिजनेस की क्या कंडीशन है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है वगैरह, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमारा अगला स्टेप आता है स्टेप नंबर 6। और स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 6 बोलता है कि आपने जो समरी तैयार की है उस समरी को क्या करो, आप एनालिसिस करो, उसको इंटरप्रेट करो, उसको सही मायने में समझो आप देख के, ठीक है ना। तो देखो, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैं ट्रांजेक्शन ही लिख देता हूं, ठीक है ना। चलो, तो देखो, ये जो आपने तैयार की है समरी, इस समरी को क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, एज वेल एज उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है, आपको चेक करना है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का ट्रेंड कितना है, ठीक है ना, प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, उसका ट्रेंड कितना है, ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या फिर लॉस हुआ है, वो आपको चेक करना है, ठीक है ना। और बिजनेस की फाइनेंशियल असेट्स कितनी है बिजनेस के पास, ये क्या होती है असेट्स, ठीक है ना। असेट्स आप वैसे समझो जैसे बिल्डिंग है अपनी, फर्नीचर है, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, इनको असेट्स बोलते हैं। डीप में जाके और बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, सो असेट्स है आपकी, ठीक है ना, आपके लायबिलिटीज कितनी है, ड्यूज वगैरह, ठीक है ना। ये सब आप क्या करोगे, यहाँ पे एनालिसिस करोगे कि बिजनेस की क्या कंडीशन है, बिजनेस के पास इतना प्रॉफिट का ट्रेंड, लास्ट ईयर के प्रॉफिट चेक करोगे आप, ठीक है ना, कि लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट का ट्रेंड क्या, किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस स्पीड से कभी डिक्रीज हुआ है क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको एनालिसिस करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में आता है फाइनली हमारा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 हमारा फाइनली आता है, और स्टेप नंबर 7 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 7 बोलता है कि आपको क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है टू द यूजर्स, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कम्युनिकेशन टू यूजर्स को आपको क्या करना है, इसको कम्युनिकेट करना है, यूजर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन टू द यूजर्स में क्या होता है, स्टेप नंबर 7 पे आपका कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, इसका मतलब है कि कंपनियां करती है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि सारी कंपनियां लगभग वो क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे अपने फाइनल अकाउंट, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनको क्या करती है, अपने वेबसाइट पे पुट कर देती है, ठीक है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, ठीक है ना, मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है ना, टू एक्वायर द शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे सर्च करूंगा रिलायंस लिमिटेड कंपनी और उसकी वेबसाइट पे जाऊंगा, और वेबसाइट पे जाके मैं चेक करूंगा कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का ट्रेंड कितना है, मतलब कैसा है, लास्ट ईयर कितने प्रॉफिट हो रहे थे, ठीक है ना, उसके बाद में कैसे उनका प्रॉफिट का ट्रेंड हो रहा है, मतलब कैसे बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, या फिर कहां पे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ठीक है ना, असेट्स कितनी है, सामने लायबिलिटीज कितनी है वगैरह, वो सब चेक करूंगा। और मैं अगर उन सब चीजों से सेटिस्फाइड हो जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या हुआ, कंपनी ने क्या कर दी, अपनी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे पुट कर दी, और फिर यूजर्स को बोला कि आओ और वेबसाइट पे विजिट करो और हमारी बैलेंस शीट वगैरह को देखो, और अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो फिर हमारी कंपनी में क्या करो, आप इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। तो एक तरह से कम्युनिकेट कर दिया ना किसने, बिजनेस ने, कंपनी ने किसको कम्युनिकेट कर दिया, अपने यूजर्स को, ठीक है ना। चलो, सो अब मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवाता हूं कि ये क्या थे सातों के सातों स्टेप्स। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि आपका ट्रांजेक्शन कौन सा है, बिजनेस का है या फिर पर्सनल है। अगर वो पर्सनल है तो उसको बाहर कर दो, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, और अगर वो आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट होता है।
अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो फिर आप चेक करो कि क्या उसको मनी में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसको आउट कर दो, और अगर वो मनी में मेजरेबल है तो उसको हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे लेके जाएंगे। और स्टेप नंबर 3 बोलता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन है जिसको मनी में मेजर कर सकते हो उसको क्या करोगे, आप बुक में रिकॉर्ड करोगे। बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एक स्पेशल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जर्नल बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल बुक, ठीक है ना। चलो उसके बाद में जर्नल में जैसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद में सेम काइंड के, सेम नेचर के जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या करेंगे, हम एक साइड में इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, ठीक है ना। और उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग के टर्म में लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है ना। चलो देन उसके बाद में लेजर के बाद में आप क्या करते हो, एक समरी तैयार करते हो, और समरी के टाइम आप क्या करते हो, 4 चीजें बनाते हो। एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो जिससे हमें क्या मिलता है, टोटल अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का हमको क्या मिलता है, टोटल अमाउंट कितना हुआ है पूरे साल भर का, वो मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, और बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो पता चलता है। और इन 3 चीजों को, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट या फिर एनुअल अकाउंट्स। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में इन्हीं को हम एनालिसिस करते हैं। जो हमने समरी तैयार की है उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है ना। उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद में कम्युनिकेशन टू द यूजर्स, ठीक है ना, वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, और फिर जो भी यूजर्स रहेंगे वो उसको, यूजर्स को हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो ये था आपका पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस, ठीक है ना। चलो देखो अब डेफिनेशन कैसे करोगे, तो देखो इस तरीके से समझो, अकाउंटिंग इज नथिंग बट, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट ही तो है, एक कला है ना, सिस्टमेटिकली मैनर में काम करे। देखो तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग व्हाट, रिकॉर्डिंग किसकी, ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और क्या सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नहीं ना, जो मनी में मेजरेबल है, यानी जिनका फाइनेंशियल कोई कैरेक्टर होता है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। जो जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग के अलावा इसमें क्लासिफिकेशन भी शामिल है, और साथ साथ इसका समराइजेशन भी शामिल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना वो भी इसमें इंक्लूड होता है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन टू द यूजर्स वो भी क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है। तो ये सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये था आपका अकाउंटिंग। और अभी मैं आपको बताता हूं एक और चीज, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपने देखे अभी तक, जैसे मान लो स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 प्लस स्टेप नंबर 3 प्लस स्टेप नंबर 4 प्लस स्टेप नंबर 5 प्लस स्टेप नंबर 6 प्लस स्टेप नंबर 7, ये सातों के साथ जो स्टेप होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये है आपका अकाउंटिंग। और मैं अगर बोलूं तो ये जो फर्स्ट 4 जो स्टेप है, स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप है, इसको मैं अकाउंटिंग की टर्म में यहाँ पे बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है, जूनियर लेवल का जो बंदा होता है, पर्सन होता है, वो वर्क करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक्स्ट्रा 3 चीजें और इसमें ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अकाउंटिंग। तो मैं कह सकता हूं ना कि अकाउंटिंग ये 7 स्टेप, 1 से लगा के 7 तक, और 1 से लगा के 4 तक, स्टार्टिंग के जो 4 है स्टेप, उसको क्या बोलेंगे, हम बुक कीपिंग बोलेंगे। ये जो बुक कीपिंग का वर्क होता है वो एक जूनियर लेवल का बंदा करता है, जबकि आगे वाला जो काम होता है, ठीक है ना, वो कौन करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करते हैं, ठीक है ना, जो स्पेशल नॉलेज होते हैं इस फील्ड में, ठीक है ना। चलो तो आपको समझ में आ गया, अकाउंटिंग 7 स्टेप, और 4 स्टेप को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बुक कीपिंग है वो बोलेंगे, ठीक है ना। चलो सो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे क्लास को बढ़ाएंगे, और कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको पूरा लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, और लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, ठीक है ना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट है वो ले पाए, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काम भी है, काफी है। हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।